India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की रेप और हत्या के खिलाफ प्रदर्शनकारी दो महिलाओं को राज्य पुलिस द्वारा टॉर्चर करने के आरोप की सीबीआई जांच के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों दो महिलाओं की पुलिस कस्टडी के दौरान कथित तौर पर प्रताड़ित किए जाने के मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई की जगह एसआईटी को दोनों महिलाओं की हिरासत में यातना दिए जाने के आरोपों की जांच सौंप सकती है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की सीबीआई जांच के कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की सूची, जिसमें महिला अधिकारी भी शामिल हो, देने को कहा है, जिसके आधार पर दोनों महिलाओं की पुलिस हिरासत में कथित यातना की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट एसआईटी गठित कर जांच के आदेश दे सकता है। दरअसल इस मामले में एक रामादास की पुलिस ने 7 सितंबर को गिरफ्तारी की गई थी और ऐसे में 11 सितंबर को पुलिस हिरासत में थी। दास के साथ रेबिका खातून मोला को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद इन लोगों ने कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर इस मामले की सीबीआई जांच और कोलकाता पुलिस के द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर उन्हें मुआवजा दिए जाने की मांग की। इस मामले पर कोलकाता हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद 8 अक्टूबर को दिए गए अपने आदेश में कहा कि सुप्रिंटेंडेंट डायमंड हार्बर उप सुधार गृह दक्षिण 24 परगना द्वारा पेश की गई मेडिकल रिपोर्ट में ये स्पष्ट है कि सुश्री रामादास को पुलिस हिरासत में रहते हुए शारीरिक यातनाएं दी गई थी, जिसके आधार पर याचिकाकर्ताओं को प्रताड़ित करने के आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश देते हुए एजेंसी को 15 नवंबर तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के इस फैसले को डबल बेंच में चुनौती दी, जहां पर हाई कोर्ट के डबल बेंच ने भी राज्य सरकार की अपील को 6 नवंबर को खारिज कर दिया, जिसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की। अब आइए इसी संदर्भ में इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि डीके बसु मामले में हिरासत में यातना और मौतों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश आखिर क्या है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें कस्टोडियल टॉर्चर के खिलाफ क्या सुरक्षा मिलती है? स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर्स वर्सेस रूबिका खातून मौला एंड अदर्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट की सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर को रोका, जो कि वेस्ट बंगाल में प्रोटेस्ट के दौरान अरेस्ट की गई 2 महिलाओं पर पुलिस के अत्याचार का इल्जाम था। इन महिलाओं ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज इंसिडेंट के बाद अरेस्ट होने पर कस्टोडियल टॉर्चर का इल्जाम लगाया था, जहाँ करेक्शनल होम के मेडिकल रिपोर्ट में इंजरी पाई गई थी, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने पहले जो एक्सटर्नल इंजरी नहीं दिखाई थी। ये केस हमें डीके वासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997 के गाइडलाइन को याद दिलाता है, जो कि कस्टोडियल टॉर्चर को रोकने के लिए बनाया गया था। इनके मुताबिक पुलिस ऑफिसर को अपनी पहचान साफ होनी चाहिए, एक अरेस्ट मेमो बनाना चाहिए जो कि अरेस्टी और विटनेस के साइन के साथ हो, जो कि फैमिली को तुरंत अरेस्ट और डिटेंशन का पता होना चाहिए। हर 48 आवर्स में मेडिकल चेकअप जरूरी है और डिटेनी को लॉयर से मिलने का हक है। ये स्टेप आर्टिकल 21 के तहत इंसान के अधिकारों को सुरक्षित करते हैं और पुलिस अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाते हैं। इन गाइडलाइन को मानना पुलिस ऑफिशियल पर कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई ला सकता है और लॉ एनफोर्समेंट को और भी सेफ और ट्रांसपेरेंट बनाने में मददगार है।
वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया है। घोष को कॉलेज में कथित वित्तीय अनियमितताओं के साथ साथ कॉलेज परिसर में 20 डॉक्टरों के बलात्कार और हत्या के मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। जस्टिस तीर्थंकर घोष की एकल पीठ ने घोष को जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने का निर्देश दिया। आरजीकर तब से चर्चा में है जब से ट्रेनी डॉक्टर के साथ रात की ड्यूटी के दौरान परिसर में बेरहमी, बलात्कार और हत्या की गई थी। राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन हुए जिसके कारण मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया। घोष को शुरू में सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था और उसने बाद में उन्हें अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में गिरफ्तार किया, जिसके बाद ट्रेनी डॉक्टर के क्रूर बलात्कार और हत्या के बाद उनकी कथित भूमिका के बारे में पता चला। आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के प्रशिक्षु डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में सीबीआई अब पूरक आरोप पत्र दाखिल करेगी। इस पूरक आरोप पत्र में दुष्कर्म और हत्या की घटना के बाद शुरुआती चरण की जांच के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ और उसमें किए गए बदलाव के दोहरे पहलुओं का विवरण होगा। घोष और मंडल दोनों इस समय जेल में हैं और सूत्रों ने कहा है कि घोष का नार्को विश्लेषण परीक्षण कराने से इनकार और मंडल का पॉलीग्राफ परीक्षण से इनकार के रूप में असहयोग सीबीआई के वकील की दलीलों में महत्वपूर्ण कारक होंगे। हालांकि घोष पॉलीग्राफ टेस्ट में गुजरने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन जब नार्को विश्लेषण कराने का सवाल सामने आया तो उन्होंने इसके लिए सहमति देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एम्स को प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष ई अबूबकर की गहन जांच के लिए मेडिकल टीम गठित करने का निर्देश दिया है, जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि क्या वह मेडिकल आधार पर जमानत के हकदार हैं। जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने निर्देश दिया है कि अबूबकर को 2 दिनों के भीतर एम्स ले जाया जाए और जांच के लिए उन्हें भर्ती किया जाए। कोर्ट ने कहा कि उनके साथ पुलिस एस्कॉर्ट होनी चाहिए। इसने याचिकाकर्ता के इस अनुरोध को भी स्वीकार कर लिया है कि जांच अवधि के दौरान उनके बेटे को उनकी सहायता करने की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने एम्स टीम की रिपोर्ट के लिए सुनवाई 2 सप्ताह के लिए स्थगित कर दी है। सुनवाई के दौरान पीठ ने स्पष्ट किया है कि वह जमानत के लिए केवल मेडिकल आधार पर विचार करेगी, मामले के अन्य गुणों पर नहीं। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट कामिनी जायसवाल ने दलील दी है कि वह कैंसर से पीड़ित है, जिसका आंशिक रूप से इलाज किया गया, लेकिन उसे पीईटी स्कैन करवाना होगा। उन्होंने कहा है कि याचिकाकर्ता पार्किंस रोग, मनोभ्रंश, मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं और उसके पाचन तंत्र का हिस्सा निकाल दिया गया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एनआईए की ओर से दलील का विरोध करते हुए कहा कि हालांकि याचिकाकर्ता को कई बार एम्स ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने कभी महसूस नहीं किया कि उसे अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत है। एसजी ने ये भी कहा कि याचिकाकर्ता इलाज में सहयोग नहीं कर रहा है और उसने सहमति देने से इनकार कर दिया है। एसजी ने कहा है कि वह कहता है कि मुझे ले जाओ, फिर वह सहमति नहीं देता क्योंकि वह जानता है कि कुछ नहीं होगा। हालांकि खंडपीठ ने कहा है कि वह विस्तृत जांच के बाद मेडिकल टीम से रिपोर्ट लेना पसंद करेगी। आदेश में पीठ ने कहा है कि याचिकाकर्ता को आज से 2 दिनों की अवधि के भीतर एम्स ले जाया जाएगा। उसके बाद 4 दिनों की अवधि के भीतर उचित प्रवेश के बाद एक रोगी के रूप में विस्तृत जांच की जानी होगी। उसके बाद 3 दिनों की अवधि के भीतर जांच पूरी होने के बाद निदेशक द्वारा रिपोर्ट भरी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के अधिकारियों के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें आरोप लगाया गया कि 27 और 28 सितंबर के बीच पीर हाजी मंगरोली शाह दरगाह को बिना किसी पूर्व सूचना के अवैध रूप से ध्वस्त किया गया। ये ध्वस्तीकरण पर कोर्ट के स्थगन आदेश का उल्लंघन है। जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस के वी विश्वनाथन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और इसे अगली बार 2 दिसंबर को सूचीबद्ध किया गया। गुजरात के अधिकारियों द्वारा उल्लंघन किए जाने के बारे में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश में कहा गया कि सार्वजनिक भूमि पर स्थित संरचनाओं को छोड़कर किसी भी संरचना को गिराने के लिए कोर्ट की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। अधिकारी द्वारा दंडात्मक उपाय के रूप में अपराध के आरोपी व्यक्तियों के घरों के खिलाफ की गई तोड़फोड़ की कार्रवाई का
विरोध करने वाली याचिकाओं के समूह में भी यही पारित किया गया। मामले में आदेश सुरक्षित है और लेकिन ध्वस्तीकरण पर स्थगन जारी है। बता दें आपको कि न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किए जाने के बाद सुमासत पत्नी मुस्लिम जमात द्वारा अपमानना याचिका दायर की गई, जिसमें गुजरात के अधिकारियों द्वारा 28 सितंबर को मुस्लिम धार्मिक और आवासीय स्थलों को अवैध रूप से ध्वस्त करने का आरोप लगाया गया। अन्य याचिका में गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें सोमनाथ में मुस्लिम धार्मिक संरचनाओं और घरों के विध्वंस पर यथास्थिति बनाए रखने को आदेश देने से इनकार कर दिया गया था। 25 अक्टूबर को गुजरात राज्य ने न्यायालय के समक्ष वचन दिया कि गिर सोमनाथ में भूमि जहां संरचनाओं को ध्वस्त किया गया सरकार के पास रहेगी और मामले की अगली सुनवाई की तारीख तक किसी तीसरे पक्ष को आवंटित नहीं किया जाएगा। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता ने कहा कि विषय दरगाह से बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक भावनाएं जुड़ी हुई थी और प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत इसे संरक्षित किया गया। हालांकि एक विशाल पुलिस बल आया और सुनवाई का कोई उचित अवसर दिए बिना इसे ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा ये दावा किया गया कि विध्वंस को रोकने के लिए दरगाह पर मौजूद लोग बुलडोजर के सामने लेट गए, लेकिन पुलिस बल ने उन पर गंभीर शारीरिक हिंसा की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें शराब की बिक्री के सभी स्थानों पर अनिवार्य आयु सत्यापन प्रणाली के लिए एक मजबूत नीति लागू करने की मांग की गई है। जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस के.वी. विश्वनाथन के खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट पी.वी. सुरेश की दलील सुनने के बाद यह आदेश पारित किया, जिन्होंने तर्क दिया कि भारत में कम उम्र में शराब पीना बहुत आम बात है, इसके लिए कोई मजबूत व्यवस्था नहीं है। और सुनवाई के दौरान सुरेश ने कहा कि कम उम्र के लोगों द्वारा शराब खरीदने पर कोई उचित रोक नहीं है। उन्होंने बताया कि अब तो शराब की डोर स्टेप डिलीवरी के विकल्प भी मौजूद हैं। खंडपीठ ने टिप्पणी की कि लोग अपनी ओर से किसी और को जैसे घरेलू सहायक भेज सकते हैं या किसी और के नाम से खरीद सकते हैं। जवाब में सुरेश ने कहा कि कम से कम विनियमन को और सख्त बनाया जाना चाहिए, क्योंकि भारत में स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है और बढ़ती आपराधिक घटनाएं नशे की हालत में युवा, वयस्कों, किशोरों के कारण होती है। अतः खंडपीठ ने केंद्र सरकार तक सीमित नोटिस जारी किया, भले कि सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को पक्ष बनाया गया हो। संक्षेप में कहा जाए तो संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जनहित याचिका समुदाय द्वारा नशे में ड्राइविंग के खिलाफ CADD दायर की गई है, जिसमें कम उम्र में शराब पीने और शराब से संबंधित दुर्घटनाओं की बढ़ती चिंताओं के निवारण की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का उद्देश्य राज्यों में शराब विनियमन के लिए समान ढांचा बनाना है, जिससे नशे में गाड़ी चलाने की बढ़ती घटनाओं में कमी आएगी और उन्हें रोका जा सकेगा। जनहित याचिका भारत के विभिन्न राज्यों में शराब पीने की कानूनी उम्र में असमानता को उजागर करती है। इसमें उल्लेख किया गया है कि गोवा में 18 वर्ष की आयु से शराब पीने की अनुमति है, जबकि दिल्ली में 25 वर्ष की उच्च सीमा है। ये भिन्नता अन्य राज्यों में भी लागू होती है। महाराष्ट्र में 25 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है, जबकि कर्नाटक और तमिलनाडु में 18 वर्ष की आयु में शराब पीने की अनुमति है। इसके अलावा याचिका में कम उम्र में शराब पीने और आपराधिक व्यवहार के बीच संबंध का आरोप लगाया गया है। जनहित याचिका में उद्धत अध्ययनों के अनुसार शराब के संपर्क में आने से डकैती, यौन उत्पीड़न और हत्या सहित हिंसक अपराधों का जोखिम काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इस संदर्भ में हाल ही में पुणे में हुए कार दुर्घटना मामले का संदर्भ दिया गया, जिसमें कथित तौर पर शराब के नशे में गाड़ी चलाने वाले नाबालिग के कारण 2 युवा व्यक्तियों की मौत हो गई। याचिका में इस बात पर जोर दिया गया कि 18 से 25 वर्ष की आयु के लगभग 42.3% लड़कों ने 18 वर्ष की आयु से पहले की शराब पी थी और उनमें से 90% बिना किसी आयु सत्यापन के विक्रेताओं से शराब खरीद सकते थे।
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के सजा समीक्षा बोर्ड को अदालत के पूर्व निर्देशों के बावजूद एक दोषी की माफी याचिका पर विचार करने में विफल रहने पर कड़ी फटकार लगाई है। मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑक्सटिन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने जेल महानिरीक्षक को बोर्ड कार्यशैली को स्पष्ट करते हुए एक हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है, चेतावनी दी है कि वह अदालत के आदेशों की अवहेलना करने के लिए गृहमंत्री सहित बोर्ड के सदस्यों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करेगी। खंडपीठ ने कहा है कि हम गृहमंत्री अवमानना नोटिस जारी करेंगे, हम सजा समीक्षा बोर्ड के सभी सदस्यों को अवमानना नोटिस जारी करेंगे और हम गृहमंत्री को यहां पर लाएंगे। अगर इस अदालत के आदेश को इतने हल्के में लिया गया हो तो हम गृहमंत्री को यहां पर लाएंगे। ये मामला याचिकाकर्ता करुणा उर्फ मनोहरन की याचिका से संबंधित है, जिसने हत्या के मामले में 24 साल के अधिक समय की सजा काटने के बाद माफी मांगी थी। याचिकाकर्ता को सतीश सहित अन्य सह आरोपियों के साथ दोषी ठहराया गया था, जिन्हें जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने छूट दी थी, जिससे उनकी समय से पहले रिहाई से इनकार के बोर्ड के फैसले को पलट दिया गया था। जनवरी के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 27 अगस्त 2024 को बोर्ड को सतीश को दी गई राहत के आलोक में करुणा के मामले पर पुनः विचार करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया सजा समीक्षा बोर्ड ने इस अदालत द्वारा जारी निर्देश का उल्लंघन किया है, जिसके लिए सजा समीक्षा बोर्ड को स्पष्टीकरण देना चाहिए। अब महानिरीक्षक जेल को निर्देश देते हैं, जो सजा समीक्षा बोर्ड के सदस्य सचिव हैं, आचरण को स्पष्ट करते हुए एक हलफनामा दायर करें। बोर्ड के गैर अनुपालन और याचिकाकर्ता के लंबे समय तक कारावास के प्रकाश में अदालत ने करुणा को अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत ने आदेश दिया है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 10 जनवरी 2025 तय की और जेल महानिरीक्षक को 6 जनवरी 2025 तक अपना हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हीरा गोल्ड एग्जिम प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक नौहेरा शेख को देश भर में निवेशकों के साथ धोखाधड़ी और ठगी से जुड़े मुख्य मामले में दायर विविध आवेदन पर आत्मसमर्पण करने की अवधि 3 महीने तक बढ़ाई है। इसके अलावा कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को 2 संपत्तियों की नीलामी करने और 25 करोड़ रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया, जिससे कि बरामद धन से निवेशकों का पैसा वापस लिया जा सके। बता दें आपको कि निवेशकों के दावों का निपटान करने के लिए 580 करोड़ रुपए जुटान में सफल रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने 18 अक्टूबर को उनकी जमानत रद्द की, जिसके बाद मुख्य मामले का निपटारा हो गया। जस्टिस जेबी पार्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने शेख को 2 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। विभिन्न राज्यों में शेख के खिलाफ दर्ज सभी FIR अब कानून के अनुसार आगे बढ़ेंगे। इसने स्पष्ट किया कि वर्तमान आदेश प्रतिवादी आरोपी को नए सिरे से जमानत के लिए आवेदन करने से नहीं रोकेगा। इसके बाद उसने विविध आवेदन दायर किया है, जिस पर 4 नवंबर को उसी पीठ ने सुनवाई की। विविध आवेदन में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल शेख की ओर से पेश हुए और उन्होंने प्रस्ताव दिया कि 3 संपत्तियां भार मुक्त हैं। कोर्ट ने पूछा कि क्या शेख के पास 3 संपत्तियां हैं। इसके आधार पर कोर्ट ने ईडी के अधिवक्ता वेंकटेश से 3 संपत्तियों की स्थिति की जांच करने को कहा है। इसने तेलंगाना राज्य को 3 संपत्तियों की स्थिति की जांच करने के लिए रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। इसके आधार पर कोर्ट ने आत्मसमर्पण की अवधि 12 नवंबर तक बढ़ाई है। जस्टिस जेबी पार्दीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने ईडी की रिपोर्ट का अवलोकन किया और आदेश दिया कि पहली 2 संपत्तियों की नीलामी की जानी चाहिए। जस्टिस पार्दीवाला ने कहा है कि हम केवल ईडी और तेलंगाना राज्य द्वारा कही गई बातों पर ही विचार करेंगे। यदि आपके पास कोई अधिकार है तो सिविल कोर्ट में जाएं और इसे सत्यापित करें। हमें कार्रवाई को नहीं हम रोक सकते हैं और कोर्ट ने तेलंगाना राज्य को अपनी रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। हालांकि कुछ कठिनाइयों के कारण राज्य रिपोर्ट दाखिल करने में असमर्थ था। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.